एपिसोड 326। यह वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें दिखाया गया कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी प्रकार की अश्लील, हिंसक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ये सामग्री पूरी तरह से YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस और स्थानीय कानूनों के अनुरूप है। नाबालिगों को इस वीडियो से दूर रखा जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि सामग्री को जिम्मेदारी से देखें। एपिसोड 326। द्वीप पर काम कर रहे लोगों ने सन्नाटा सुनकर अपना काम रोक दिया और ऊपर देखने लगे। बेड़े के ऊपर का आकाश शांत था। विशाल नीले समुद्री आकाश में तारे धुंधले दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। त्रिवेदी ने देखा कि कैसे गरुड़ एक्स मिसाइल, जो विनाश का एक चिकना शक्तिशाली प्रतीक था, बेड़े के सबसे उन्नत युद्धपोतों में से एक से प्रक्षेपित हुई। यह आकाश को चीरती हुई अपने पीछे प्रकाश की एक किरण छोड़ती हुई नीचे के पानी को रोशन कर रही थी। मिसाइल का निशाना साफ था, निकोबार का तटीय अड्डा। अमन के अभियानों के लिए बेहद अहम माना जाने वाला यह अड्डा उसके बढ़ते प्रभाव को कम करने की उनकी योजनाओं का अहम हिस्सा था। मिसाइल आसमान में गर्जना करती हुई अपनी बेजोड़ गति के साथ विनाश का वादा करती हुई उड़ी। अचानक जैसे ही वह द्वीप के निकट पहुंचा, अकल्पनीय घटना घटी। गरुड़ एक्स मिसाइल ने आकाश को घातक सटीकता से चीर दिया, मानो निकोबार तट की ओर प्रकाश की एक किरण दौड़ रही हो। इसकी विनाशकारी शक्ति मीलों दूर बेड़े से भी महसूस की जा सकती थी, जहां अधिकारी और चालक दल अपनी चौकियों पर खड़े होकर दूरबीन और रडार डिस्प्ले से आग के निशान को देख रहे थे। जैसे ही मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंची, कुछ असाधारण हुआ। द्वीप के चारों ओर लगे धातु के स्तंभों का सुप्त सा समूह अचानक जीवंत हो उठा। एक धीमी गूंजती हुई ध्वनि हवा में भर गई, जिससे बेड़े के उपकरणों में व्यवधान उत्पन्न हो गया। समुद्र में कंपन फैल गया और स्तंभों से चमकीली नीली ऊर्जा के चाप ऊपर की ओर उठे और आपस में जुड़कर एक जटिल जाल का निर्माण किया। कुछ ही क्षणों में पूरा द्वीप एक झिलमिलाती, स्पंदित ऊर्जा कवच से घिर गया। द्वीप की परिधि में फैले स्तंभों की सुप्त प्रतीत होने वाली श्रृंखला से एक अशुभ गुंजन फूट पड़ी। जैसे ही स्तंभों ने स्पंदन करना शुरू किया, हवा झिलमिला उठी और नीली ऊर्जा के चाप निकलने लगे। ये स्पंदन आपस में जुड़ गए और दीप्तिमान ऊर्जा का एक जाल बन गया जो तेजी से फैल रहा था। कुछ ही क्षणों में पूरा द्वीप एक विशाल पारभासी कवच में आच्छादित हो गया, जो एक अलौकिक चमक से स्पंदित हो रहा था। गरुड़ एक्स विमान ने विनाशकारी बल के साथ अदृश्य अवरोध को टक्कर मारी, जिससे एक विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ अंधा कर दिया और रोशनी से भर गया। विस्फोट की लहर एक भयंकर तूफान में फैल गई, जिससे हवा झुलस गई और धूल और धुएं का विशाल गुबार उठा, जिससे पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब गया। प्रघात तरंगे बाहर की ओर उठी। आग के तूफान आकाश को लील रहे थे। धूल और धुआं एक अराजक नृत्य में घूम रहे थे। नीचे समुद्र में जोरदार उथल पुथल मची। मलबा और लपटें बरस रही थीं, लेकिन उनमें से कुछ भी ढाल को भेद नहीं पाया। ऊर्जा अवरोध मजबूत बना रहा। उसकी चमक एक पल के लिए तेज हुई और फिर फीकी पड़ गई, और उसके पीछे एक भयानक शांति के अलावा कुछ नहीं बचा। नीचे द्वीप से अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, एक तेज आंधी जिसने आसमान से धुआं और कालिक साफ कर दी, और उसके अवशेष वायुमंडल में बिखर गए। ढाल जितनी तेजी से प्रकट हुई थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। अपने अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा, मानो वह कभी थी ही नहीं। ये तमाशे उन्हें डराते नहीं थे, बल्कि यह उनके लिए सामान्य मनोरंजन था, क्योंकि वे ढालों की असली ताकत जानते थे। बेड़े से अधिकारी समुद्र की प्रचंड उथल पुथल देख सकते थे। उसका पानी प्रभाव क्षेत्र से बाहर की ओर लहरें मार रहा था। सेंसर बेतहाशा बीप बजा रहे थे, जो अत्यधिक गर्मी और दबाव के स्तर की सूचना दे रहे थे, जो सामान्य मानकों से कहीं ज्यादा बढ़ गए थे। फ्लैगशिप का पुल चिल्लाहट और हॉर्न की आवाजों से भर गया। क्या तुमने वह देखा? एक अधिकारी चिल्लाया। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। असंभव, उस प्रभाव से कुछ भी नहीं बचना चाहिए था। एक अन्य ने बुदबुदाया। उसके हाथ रडार कंसोल पर काम रहे थे। किस प्रकार की तकनीक ये कर सकती है? किसी ने फुसफुसाते हुए पूछा। बढ़ते शोरगुल के कारण उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये तो जादू जैसा है, एक युवा तकनीशियन हकलाते हुए बोला। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह फीड्स को घूर रहा था। उस ढाल को और कैसे समझाएंगे? अनुभवी अधिकारियों ने जादू की बात को खारिज कर दिया, लेकिन वे उतने ही घबराए हुए भी दिखे। दूरबीनों और उन्नत इमेजिंग उपकरणों के जरिए वे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर होने से पहले सूर्य के नीचे पानी की तरह तरंगित और झिलमिलाते हुए देख सकते थे। ढाल मजबूती से खड़ी रही। विनाशकारी ऊर्जा का पूरा अंश उसमें समाया हुआ था।
एक क्षण के लिए वह नंगी आंखों से दिखाई देने लगी, एक पारदर्शी नीले रंग से हल्की चमकती हुई जो सुंदर और अशुभ दोनों लग रही थी। फिर जितनी तेजी से वह दिखाई दी उतनी ही तेजी से वह गायब हो गई और द्वीप को अछूता छोड़ गई। ढाल के नीचे जमीन से अचानक तेज हवा का झोंका आया, जिससे धुआं और कालिक वातावरण में फैल गई। आसमान साफ हो गया, जिससे द्वीप का शांत और अक्षुण्ण रूप सामने आ गया। बेड़े के मुख्य पुल पर अफरा तफरी मची हुई थी। अधिकारी हेडसेट में चिल्ला रहे थे, तकनीशियन अपने सेंसरों को फिर से कैलिब्रेट करने में लगे थे और रडार फीड घटना को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें, एक तकनीशियन ने बताया। सिस्टम में गड़बड़ियां हो रही हैं। EM हस्तक्षेप चरम पर है। मुझे अजीब ऊर्जा संकेत मिल रहे हैं। वे रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी चीज से बिल्कुल अलग हैं, एक अन्य ने कहा। एडमिरल त्रिवेदी एक पल के लिए चुप रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी क्योंकि वे बेड़े के ड्रोन विमानों से आ रही लाइव फीड को घूर रहे थे। उनके आसपास की बातचीत तेज होती जा रही थी। अभी अभी हो क्या गया? क्या वे किसी प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे थे? वे क्या उपयोग कर रहे हैं? चौथे आयामी अवरोधों का। त्रिवेदी ने हाथ उठाकर कमरे में सन्नाटा छाने दिया। शांत हो जाओ, उन्होंने कहा, हालांकि उनकी आवाज में तनाव था। यह कोई जादू नहीं है, ये तकनीक है, बेहद उन्नत, बेहद सामरिक। अमन ने हमारी उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर काम किया है। अफसरों ने बेचैनी भरी नजरों से देखा। त्रिवेदी ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस क्षण उन्होंने हमारे सुखोई, जो 4.5 पीढ़ी का विमान है, को दूसरी पीढ़ी के जेट विमानों से मार गिराया, हमें समझ जाना चाहिए था कि वे बिल्कुल अलग विमान पर काम कर रहे हैं। इससे इसकी पुष्टि होती है, उनके संशोधन न केवल उन्नत हैं, बल्कि अवास्तविक भी हैं। वह तेजी से अपने संचार अधिकारी की ओर मुड़ा। सारी फुटेज, सेंसर डेटा और लॉग तुरंत केंद्रीय बेस पर भेज दो। उच्च अधिकारी सब कुछ देख लें और आगे के निर्देश दें। मैं चाहता हूं कि इसका विश्लेषण हर पिक्सेल तक किया जाए। अधिकारी ने सिर हिलाया। डेटा इकट्ठा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। त्रिवेदी ने डिस्प्ले पर नजर डाली। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह बेचैनी के उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका जो उसके ऊपर बोझ की तरह हावी हो रहा था। उसे क्या पता था कि हर प्रसारण, हर लॉग और हर फुटेज पहले से ही निगरानी में था। ऑरोरा के सिस्टम युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही बेड़े के फायरवॉल को तोड़ चुके थे और उनके संचार को वास्तविक समय में ही रोक रहे थे। विडंबना यह है कि पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल पर उनकी निर्भरता के कारण, जो अमन खुद कहते थे कि बेड़ा एक खुली किताब था, ऑरोरा के उन्नत एल्गोरिदम ने हर चीज को आसानी से सूचीबद्ध और डिक्रिप्ट कर दिया और उसका सिस्टम उनकी रणनीतियों को ऐसे आत्मसात कर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का अध्ययन कर रहा हो। निकोबार शील्ड सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि यह उनके बीच मौजूद असमानता का प्रमाण था। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब दिल्ली में बैठे समूह द्वारा हर चीज पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। दिल्ली में स्थित युद्ध कमान कक्ष, जो कि सुदृढ़ एवं सुरक्षित था, राष्ट्र के दुख और क्रोध का भार सहन कर रहा था। इसकी दीवारों के भीतर प्रधानमंत्री राजेश पटेल, इंदिरा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों, रक्षा मंत्री एयर मार्शल अरविंद, सेना प्रमुख जनरल नायर और नौसेना के एडमिरल कपूर से घिरे हुए खड़े थे, जो पूरी लड़ाई की निगरानी कर रहे थे। विशाल कमांड रूम हाईटेक मॉनिटर, चमकते नक्शों और युद्ध क्षेत्र के हर कोने से लाइव प्रसारण से सुसज्जित था। फिर भी अत्याधुनिक तकनीक के बावजूद वातावरण भय और लाचारी से भरा हुआ था। सुखोई विमान दुर्घटना की फुटेज सामने लगी विशाल स्क्रीन पर बार बार दिखाई जाने पर माहौल तनाव और अविश्वास से भर गया। राजेश के हाथ कांपने लगे जब उसने फिर से वह दृश्य देखा। सुखोई नियंत्रण से बाहर हो गया और फिर आग की लपटों में घिर गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आंखों में पीड़ा उसके अंदर के उथल पुथल को दर्शा रही थी। ये दुर्घटना सिर्फ एक विमान के नुकसान से कहीं ज्यादा थी। यह एक अकल्पनीय खतरे के सामने इंद्र के रक्षा बलों की कमजोरी का प्रतीक थी। चुप्पी तोड़ते हुए राजेश रक्षा मंत्री की ओर तेजी से मुड़े। इस समय हमारे पास कितने स्क्वाड्रन और विमान कार्यरत हैं? उनकी आवाज में संयमित क्रोध का भार था। रक्षा मंत्री, जो एक अनुभवी राजनेता हैं और अनगिनत संकटों से निपट चुके हैं, जवाब देने से पहले झिझके। महोदय, इस समय हमारे सभी बलों के 700 विमान कार्यरत हैं। इनमें से मिग-29 के 4 स्क्वाड्रन और फाल्कन के 3 स्क्वाड्रन सक्रिय हैं। इंद्र, एक गौरवशाली लेकिन बूढ़ी होती वायुसेना वाला देश, जिसके पास केवल 700 विमानों का एक छोटा सा बेड़ा था, जिनमें से ज्यादातर बीते जमाने के पुराने अवशेष थे। नई पीढ़ी के जेट विमानों की खरीद में वर्षों की देरी और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने में असमर्थता ने उन्हें कमजोर बना दिया था।
पटेल के मन में यह विचार कौंध रहा था कि यह सिर्फ एक नुकसान नहीं था, यह एक अपमान था। प्रधानमंत्री की भौहें निराशा से सिकुड़ गईं, और बाकी लोग, हमारी संख्या इतनी कम क्यों है? मार्शल अरविंद ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, महोदय, नए जेट विमानों की खरीद में देरी और कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। हमारे कई बेड़े पुराने हो चुके हैं और कुछ तो बमुश्किल ही काम कर रहे हैं। राजेश के होंठ एक पतली सी रेखा में सिकुड़ गए, पर वह आगे बढ़ा। तो बताओ, मिग-29 और फाल्कन किस पीढ़ी के हैं? एक अधिकारी ने अनिच्छा से जवाब दिया, तो कमरे में तनाव बढ़ गया। सर, मिग-29 चौथी पीढ़ी के जेट विमानों में वर्गीकृत हैं और फाल्कन चौथी से 4.5 पीढ़ी के बीच के हैं, जो उनके प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन ये सभी पुराने हो चुके हैं और इनमें एक ही इंजन है। राजेश की नजरें तेज हो गईं और उसने मेज पर जोर से हाथ पटक दिया। तो तुम ये कह रहे हो कि ये पुराने अवशेष सुखोई को गिराने में कामयाब हो गए? वो 4.5 पीढ़ी का जेट जिसे हमारे सबसे बेहतरीन पायलट उड़ा रहे थे, क्या ये मुमकिन भी है? कमरे में बैठे अधिकारी बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे, उनकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आखिरकार मार्शल अरविंद ने धीमी आवाज में फिर कहा, नहीं महोदय, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। सुखोई हर मामले में उन जेट विमानों से बेहतर है, गति, मारक क्षमता, फुर्ती। लेकिन क्या? राजेश ने पूछा। सर, हम जो देख रहे हैं वह सामान्य नहीं है, मार्शल अरविंद ने स्वीकार किया। फुटेज से पता चलता है कि उनके विमानों ने ऐसी क्षमताएं प्रदर्शित की जो हमने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे वे ऐसी तकनीक से काम कर रहे हैं जो हमारी तकनीक से दशकों आगे है। ये बयान हवा में किसी भारी बोझ की तरह लटक रहा था। सेना प्रमुख जनरल नायर ने अविश्वास में सिर हिलाया, उनके हमेशा से ही उदासीन भाव में निराशा की झलक थी। यह अब सिर्फ हमारी वायुसेना के लिए खतरा नहीं रहा, यह अमन ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे किसी भी दुश्मन देश से ज्यादा खतरनाक बनाती है। अपना अगला लेख एम्पायर पर पढ़ें। स्क्रीन पर फुटेज बदल गया और सुखोई के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें विस्फोट होने का क्षण दिखाई देने लगा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। एडमिरल कपूर ने अपनी बाहें कसकर बांधते हुए बुदबुदाया, ऐसा लग रहा है जैसे हम भूतों से लड़ रहे हैं। इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राजेश ने स्क्रीन पर आंखें सिकोड़ ली, उसकी हताशा फूट पड़ी। ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं है एडमिरल, ये एक बुरा सपना है। हम एक ऐसे आदमी से लड़ रहे हैं जिसने हम सबको बेवकूफ बना रखा है। उन्होंने रक्षा मंत्री की ओर मुड़कर कहा, बताएं, क्या हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम उनके जेट विमानों की बराबरी कर सकते हैं? रक्षा मंत्री थोड़ा हिचकिचाए, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं महोदय, हमारे मौजूदा बेड़े में कोई संभावना नहीं है। इस अंतर को पाटने के लिए हमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों या उससे भी उन्नत विमानों की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री की मुट्ठियां भींच गईं। यह हार न सिर्फ अपमानजनक थी बल्कि विनाशकारी भी थी। यह उनके राष्ट्रीय गौरव और उनकी संप्रभुता पर एक हमला था। इससे भी बदतर, यह एक व्यक्ति के खिलाफ था, किसी राष्ट्र के खिलाफ नहीं। राजेश की आवाज धीमी, ठंडी और तीखी हो गई। हम इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकते। खतरे का पैमाना अधिकतम सीमा तक बढ़ा दो। अमन अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वह एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे पूरे देश को खतरे में डाल सकती है। संदेश भेज दो, उसे मिटाने के लिए हमारे पास जो भी हथियार हैं सब इस्तेमाल करो। जैसे ही उनके शब्द समझ में आए, कमरे में सन्नाटा छा गया। रक्षा मंत्री, जो स्पष्ट रूप से असहज थे, ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। महोदय, अंडमान और निकोबार क्षेत्र में पूरी ताकत से गोलाबारी करने के विनाशकारी परिणाम होंगे। वहां के आवास आदिवासी समुदाय। राजेश ने उसे चुप कराने के लिए हाथ उठाया। आदिवासियों से बात मत शुरू करो। हम सालों से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हम पर हमला करने के अलावा कुछ नहीं किया है। फिर भी यह आदमी बिना किसी परेशानी के उनके साथ रह रहा है। चाहे पूरा अंडमान डूब जाए, हम फिर से बसाएंगे, लेकिन हम इस कीड़े को एक दिन भी जिंदा नहीं रहने देंगे। इसे खत्म कर दो, किसी भी कीमत पर। कमरे में हलचल मच गई। अधिकारी और विश्लेषक प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। इस हलचल के बावजूद एक स्पष्ट बेचैनी बनी रही। अंदर ही अंदर उनमें से हर कोई स्थिति की गंभीरता को समझ रहा था। राजेश का फैसला जरूरी था, लेकिन इसकी एक ऐसी कीमत थी जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। कमरे के कोने में एयर मार्शल स्क्रीन पर युद्ध के दृश्य देख रहे थे। उनके मन के किसी कोने में एक धीमी आवाज फुसफुसा रही थी कि अब ये सिर्फ तकनीक का युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व का युद्ध है।
वाइस एडमिरल रमेश त्रिवेदी जब स्थिति का जायजा ले रहे थे तो बेड़े के कमांड ब्रिज पर माहौल तनावपूर्ण था। उनकी नजर निकोबार द्वीप समूह दिखा रहे मॉनिटरों पर टिकी थी। पहले हुए विस्फोटों से उठे धुएं के गुबार अभी भी हवा में छाए हुए थे, लेकिन उनका ध्यान अतीत पर नहीं बल्कि अभी अभी आए आदेशों पर था। साम्राज्य पर अधिक अनुभव प्राप्त करें। एक सिपाही तेजी से उनके पास आया। उसके हाथ में एक छपा हुआ संदेश था। सर, मुख्यालय से निर्देश है, उसने संदेश देते हुए कहा। त्रिवेदी ने जल्दी से दस्तावेज देखा। उनके चेहरे पर तनाव आ गया। इसमें क्या लिखा है? उन्होंने पूछा। उन्हें जवाब तो पता था, लेकिन वे पुष्टि चाहते थे। सैनिक की आवाज कांप रही थी जब उसने ऊंची आवाज में पढ़ा, हमें अपनी पूरी ताकत से हमला करने की अनुमति है महोदय, चाहे इसे भूमि या उसके निवासियों को कितना भी नुकसान क्यों न हो। पुल पर सन्नाटा छा गया। अधिकारियों ने बेचैनी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में चिंता की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। यह किसी ने धीरे से फुसफुसाया जो बमुश्किल सुनाई दिया, लेकिन कमरे में उपस्थित लोगों की सामूहिक बेचैनी को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। इस फैसले का भार त्रिवेदी के कंधों पर भारी था। वे एक अनुभवी अधिकारी थे, मुश्किल फैसले लेने के आदी, लेकिन ये फैसला खासा कड़वा था। निकोबार द्वीप समूह उनके अपने राष्ट्र का हिस्सा था, उनकी मातृभूमि का एक टुकड़ा। उसे मिसाइलों से तबाह करना उनके अपने ही शरीर को चीरने जैसा था। एक युवा अधिकारी कांपती आवाज में बोलने से पहले हिचकिचाया। सर, ये द्वीप संसाधनों से भरपूर हैं और सामरिक महत्व के हैं। क्या हम सचमुच इन्हें इस तरह नष्ट कर देंगे? त्रिवेदी ने हाथ उठाकर बड़बड़ाहट को शांत किया। आप सब शांत हो जाए, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उनके लहजे में कोई तर्क नहीं था, लेकिन उनकी आवाज में थकान का एहसास था। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन ये संकोच या भावुकता का समय नहीं है। हमारे आदेश स्पष्ट हैं। वह सीधा हुआ। उसकी आवाज में एक ऐसे व्यक्ति का अधिकार था जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया था। बेड़ा तैयार करो, पूरी शक्ति से आगे बढ़ो, मिसाइल प्रक्षेपण प्रोटोकॉल तुरंत शुरू करो। अफसरों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन दृढ़ता भी। वे अपने अपने स्थानों की ओर मुड़े, आदेश देते हुए और क्रम शुरू करते हुए। त्रिवेदी की नजर स्क्रीन पर गई। द्वीपों के निर्देशांकों पर सटीक निशाना लगाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हर मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। जी श्रीमान, बेस के स्थान को चिन्हित करें। मुझे यकीन है कि वहां कमजोर बिंदु हो सकते हैं जो कहीं उजागर हो सकते हैं, इसलिए ढालों को चिन्हित और स्कैन करते हुए बमबारी जारी रखें। आदेश के साथ ही मिसाइल हैच खुलते ही बेड़े में एक गगनभेदी ध्वनि गूंज उठी। विशाल लॉन्चर आकाश की ओर मुड़े हुए थे और उनकी लक्ष्य प्रणालियां द्वीप पर केंद्रित थीं। पुल से त्रिवेदी ने मिसाइलों की पहली लहर को प्रज्वलित होते देखा, जो आग और धुएं के साथ आकाश में गर्जना करती हुई जा रही थी। हर मिसाइल एक राष्ट्र की हताशा का भार लिए हुए विनाश के अग्रदूतों की तरह निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ रही थी। एक के बाद एक दर्जनों मिसाइलें तेजी से दागी गईं। उनके प्रणोदन की शक्ति से समुद्र की सतह पर लहरें उठ रही थीं, जिससे बेड़ा कांप उठा। रात का आकाश आग की लपटों से जगमगा उठा, एक ऐसा नजारा जो विस्मयकारी और भयावह दोनों था। पुल के चालक दल ने मॉनिटरों और निगरानी ड्रोनों की एक श्रृंखला के माध्यम से निगरानी की। इंफ्रारेड इमेजिंग ने दिखाया कि मिसाइलें अचूक सटीकता के साथ आगे बढ़ रही थीं, तीरों की तरह अंधेरे को चीरती हुई। एक सैनिक ने बताया, प्रभाव का अनुमानित समय 90 सेकंड। उसकी आवाज उत्सुकता से भर गई। त्रिवेदी ने हाथ जोड़े, जबड़े भींचे हुए। वह कुछ नहीं बोला, उसका पूरा ध्यान चल रहे ऑपरेशन पर था। उसके आसपास अधिकारी तनावपूर्ण खामोशी से देख रहे थे, उनके चेहरे चमकते मॉनिटरों से जगमगा रहे थे। बेड़े की उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियों के जरिए चालक दल निकोबार द्वीप समूह को बेहद बारीकी से देख पा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ और ऊबड़ खाबड़ तट अब भयावह रूप से शांत थे, सिवाय पहले हुए हमले से उठते धुएं के कभी कभार के गुबार के। एक अधिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा, उनके पास कोई मौका नहीं है। एक अन्य ने बुदबुदाया, यदि इससे उसका अंत नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। त्रिवेदी ने उन्हें तीखी नजरों से देखा और अटकलबाजियों को शांत कर दिया। सेकंड बीतते गए। मुख्य स्क्रीन पर मिसाइलों के प्रक्षेप पथ एक दूसरे से मिलते हुए अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने से पहले एक दूसरे की ओर जुटते हुए दिखाई दिए। चालक दल ने खुद को संभाला, कुछ अपने स्टेशनों को पकड़े हुए थे तो कुछ अपनी सांसें रोके हुए थे। पहली मिसाइल ने हमला किया। एक चकाचौंध भरी चमक ने रात को रोशन कर दिया। उसके बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ।
आग के तूफान उठे, जिसने जंगल और समुद्र तट के विशाल हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। गर्मी इतनी तेज थी कि इंफ्रारेड स्क्रीन पर एक सफेद चमक दिखाई दे रही थी। विस्फोटों की एक के बाद एक लहरें उठती रहीं, हर एक लहर तबाही को और बढ़ा रही थी। बेड़े के चालक दल विस्मय और भय के मिले जुले भाव से देखते रहे, जब आग और धुएं के ऊंचे ऊंचे गुबार आसमान में उठ रहे थे और तारों को ढंक रहे थे। झटके बाहर की ओर उठे, जिससे समुद्र में जोरदार उथल पुथल मच गई। जहाज पर मौजूद बेड़े में झटके आते ही हल्की सी कंपकंपी हुई। एक सैनिक ने बुदबुदाया, ये तो दुनिया के अंत जैसा है। एक अन्य व्यक्ति, पीला और बड़ी बड़ी आंखों वाला, फुसफुसाया, ये युद्ध नहीं है, यह विनाश है। लेकिन जैसे ही धुआं छटने लगा, कुछ अप्रत्याशित हुआ। जमीन से एक टिमटिमाती रोशनी फैलने लगी। पहले तो ये धुंधली थी, लगभग अदृश्य, लेकिन जल्द ही एक विशाल ऊर्जा कवच में बदल गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले गरुड़ एक्स मिसाइल को रोका था। इसके बाद आने वाली मिसाइलें ढाल से टकराईं और बिना किसी नुकसान के उस पर फट गईं। उनकी विनाशकारी शक्ति पानी में लहरों की तरह बिखर गई। ढाल लगभग एक जैविक चमक से स्पंदित हो गई और उसकी ऊर्जा इस हमले से अप्रभावित रही। असंभव, एक अधिकारी ने कहा, उसकी आवाज भर्रा गई। त्रिवेदी की मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास की झलक थी। यह क्या है? कोई उन्नत रक्षा प्रणाली? पुल पर बेचैनी भरी बातचीत हो रही थी और विश्लेषक इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। त्रिवेदी ने एक तीखे आदेश से उन्हें चुप करा दिया। निगरानी करते रहो, मैं चाहता हूं कि डेटा का हर टुकड़ा मुख्यालय भेजा जाए। ये जो भी है, ये हमारे सामने आई किसी भी चीज से परे है। जैसे ही ढाल एक बार फिर बिखर गई और द्वीप सुरक्षित बच गया, त्रिवेदी को पेट में एक ठंडी गांठ महसूस हुई। ये सिर्फ उन्नत तकनीक नहीं थी, ये बिल्कुल कुछ और ही था। ये अमन, उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज में गुस्से और आशंका का मिला जुला भाव था। हम किस राक्षस से जूझ रहे हैं? मंद रोशनी वाले लिविंग रूम के अंदर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। स्क्रीन पर हुए विस्फोट ने रात के आसमान को रोशन कर दिया था और सब कुछ एक भीषण आग की लपटों में घिर गया था। फिर भी उनके घर को घेरे हुए कवच ने अडिग रहकर हर झटके और आवाज को रोक रखा था। बाहर की अराजकता के बिल्कुल विपरीत सन्नाटा भयावह था। क्लेयर बेकाबू होकर सिहर उठी, रॉय की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी। रॉय से लिपटते हुए उसका शरीर कांप उठा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मॉनिटर पर दिख रहे उस भयावह दृश्य को प्रतिबिंबित कर रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। रॉय का भाव स्थिर रहा। उसकी मजबूत बाहें उसे सुरक्षा की दृष्टि से घेरे हुए थीं। उसने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा, उसे शांत करने की कोशिश की। सब ठीक हो जाएगा, वह धीरे से बोला, हालांकि उसकी नजर स्क्रीन पर ही टिकी रही, जिससे उसकी बेचैनी जाहिर हो रही थी। मारिया, जो आमतौर पर खुशमिजाज और चंचल स्वभाव की होती थी, एक कोने में असामान्य रूप से खामोश बैठी थी। वह घबराहट में अपने बालों का एक गुच्छा घुमा रही थी। उसकी नजर मॉनिटर और आसपास के लोगों पर घूम रही थी, यहाँ तक कि उसका हंसमुख स्वभाव भी उस दमनकारी माहौल के आगे हार मान चुका था। सोफे पर अमेलिया हांफती हुई बैठी थी, अपनी सांसों को संभालने की कोशिश में अपनी छाती पकड़े हुए। सदमे ने उसका रंग पीला कर दिया था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके बगल में बैठी सेलिना ने अपनी बेटी एलिना को कसकर गले लगा लिया। एलिना अपनी मां की छाती में अपना चेहरा छिपाए हुए थी। वह स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन कमरे में व्याप्त भय को भांपने के लिए पर्याप्त जागरूक थी। सैम और रेनॉल्ड खिड़की के पास खड़े थे, उनके चेहरे गंभीर थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, उनकी खामोशी उस पल के बोझ को बयां कर रही थी। सैम की उंगलियां बेसुध होकर शीशे पर थपथपा रही थीं, जबकि रेनॉल्ड ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उसका जबड़ा कड़ा था। आर्या हमेशा शांत मॉनिटर के पास खड़ी थी, उसकी नजरें प्रदर्शित डेटा पर टिकी थीं। उसने कोई भाव नहीं दिखाया, उसका ध्यान अडिग था। लिविंग रूम एक अनकहे तनाव से भरा हुआ था। दूर से हो रहे विस्फोटों को दिखा रहे मॉनिटरों ने सबको एक अशुभ चमक में डुबो दिया था। एक पल के लिए किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उनके साझा डर के बोझ ने उन्हें जकड़ रखा था। लेकिन जल्द ही ये सन्नाटा असहनीय हो गया और सैम ने सबसे पहले इसे तोड़ा। ये सामान्य नहीं है, सैम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। मतलब, हम उस ढाल तकनीक की बात कर रहे हैं जिसका गोपनीय शोध प्रयोगशालाओं के बाहर अस्तित्व भी नहीं होना चाहिए।
और यह यहाँ है, इस जगह की रक्षा कर रही है। स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा गई। रेनॉल्ड ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। अगर अमन ऐसा कुछ बना सकता है तो वह और क्या कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहत महसूस करूं या डर जाऊं। मारिया, जो एक बार चुपचाप बैठी थी, एक कड़वी हंसी हंस पड़ी। डर सही जवाब है। क्या तुमने उन विस्फोटों का आकार देखा? यह कोई मामूली हमला नहीं है, यह एक बड़ा हमला है। और फिर भी हम यहाँ हैं, किसी विज्ञान कथा बल क्षेत्र के नीचे आराम से बैठे हुए। क्लेयर, जो अभी भी रॉय की बाहों में लिपटी हुई थी, कांपते हुए फुसफुसाई, लेकिन कब तक? अगर यह असफल हो गया तो क्या होगा? अगर वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह असफल नहीं होगा, रॉय ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज कमरे में ब्लेड की तरह गूंज रही थी। उसने क्लेयर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका भाव अटल था। अगर अमन कहता है कि हम सुरक्षित हैं, तो हम सुरक्षित हैं। वह हमेशा से ही बहुत सावधान रहा है। वह कोई भी चीज संयोग पर नहीं छोड़ता। लेकिन हम इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मारिया ने अपनी छाती पकड़ते हुए कांपती आवाज में पूछा। हम सैनिक नहीं हैं, हमें इसकी आदत नहीं है। बम देखना, धमाके सुनना, ये सब बहुत ज्यादा है। अगर ढाल टूट गई तो क्या होगा? फिर क्या होगा? सेलिना, जो चुपचाप एलिना के बालों को सहला रही थी, आखिरकार बोली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी था। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा है। अमन हमेशा से असाधारण रहा है, लेकिन ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। और अगर उसी ने इसे बनाया है तो हमें यकीन रखना होगा कि यह टिकेगा। एलिना, जो अभी भी अपनी माँ की गोद में थी, बड़ी बड़ी मासूम आंखों से ऊपर देख रही थी। माँ, क्या भाई अमन कोई महाशक्तिशाली सुपर हीरो है? उसने धीरे से पूछा। वह वास्तव में इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि क्या ये चीजें सुपर हीरो द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती। सेलिना हल्की सी मुस्कुराई, हालांकि उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। शायद हो जानू, शायद हो। मारिया ने खिल्ली उड़ाई, हालांकि उसमें उसकी स्वाभाविक ऊर्जा नहीं थी। सुपर हीरो है ना? खैर, उम्मीद करते हैं कि दिन बचाने की कोशिश में वो हमें न मार डाले। उसने अपने होंठ काटे और स्क्रीन की तरफ देखा। मतलब, ऐसी तकनीक के बारे में कौन सोचता है? ढालें, भ्रम, ड्रोन, मानो हम किसी फिल्म में जी रहे हों। आर्या, जो चुपचाप मॉनिटर के पास खड़ी थी, आखिरकार उनकी ओर मुड़ी। यह कोई फिल्म नहीं है, उसने सहजता से कहा। ये युद्ध है, और अमन ने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे पास इससे बचने के लिए जरूरी साधन मौजूद हैं। आप सब डरे हुए हैं, समझ में आता है, लेकिन डर से नतीजा नहीं बदलेगा। उस पर भरोसा रखो, उसकी तैयारी पर भरोसा रखो। उसके शब्दों का उत्तर असहज चुप्पी से मिला। साम्राज्य से विशेष रोमांच का आनंद लेंसैम ने सिर हिलाते हुए आह भरी। लेकिन बस यही तो है ना? भरोसा। हम सब कुछ उसके हाथ में सौंप रहे हैं। एक अकेला आदमी। अगर वो इसे संभाल नहीं पाया तो क्या होगा? अगर अगली बार उन्होंने कुछ और भी ताकतवर भेज दिया तो क्या होगा? रेनॉल्ड ने अपनी कनपटियां रगड़ी। तनाव उसकी झुकी हुई मुद्रा में साफ झलक रहा था। हम यहाँ एक देश की सेना से लड़ रहे हैं। क्या हमारे पास उसका सामना करने का कोई मौका है? ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, जिंदगी दांव पर है। क्या हम सचमुच जीत सकते हैं? रॉय ने दृढ़ स्वर में कहा। हम कर सकते हैं और हम करेंगे भी। अमन ने पहले भी इससे भी बुरी परिस्थितियों का सामना किया है और वह हमेशा विजयी रहा है। उस पर संदेह करना बंद करो। मारिया ने बनावटी आत्मसमर्पण में हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, मैं समझ गई। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम यहाँ बेबस हैं। जब बाहर सब कुछ सचमुच आग की लपटों में घिरा हो तो सुरक्षित महसूस करना मुश्किल है। क्लेयर रॉय की बाहों में कांप उठी। मुझे परवाह नहीं कि ढाल कितनी मजबूत है। मैं बस चाहती हूँ कि यह सब खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से सुरक्षित हो जाएं। अमेलिया ने अपनी आंखें पोंछी और सांसों को स्थिर करने की कोशिश की। हम सब करते हैं क्लेयर, हम सब करते हैं। समूह एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। हर कोई अपने विचारों, अपने डर और उम्मीद की धुंधली किरणों में खोया हुआ था। कमरा ठंडा और दमनकारी, बाहर चल रहे बड़े युद्ध का एक सूक्ष्म रूप सा लग रहा था। तूफान से उनकी रक्षा करने वाली एक नाजुक ढाल। फिलहाल ये सुरक्षित है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कब तक टिकेगा। यह बाहर से बिल्कुल अलग था, जहां मूल निवासी धर्मांतरित लोग खुले में इकट्ठा होकर इस आग के तमाशे को विस्मय से देख रहे थे।
उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी थी। उनके लिए ये विस्फोट विनाश का अग्रदूत नहीं बल्कि आतिशबाजी का एक भव्य प्रदर्शन थे। उन्होंने जयकारे लगाए और तालियां बजाईं। अमन में उनका अटूट विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि वह एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति है जो किसी भी विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। अंदर कमरे में मौजूद लोगों पर हकीकत का बोझ गहरा रहा था। वे आम लोग थे, हिंसा और युद्ध के आदी नहीं थे, और अब वे उस विनाश के तमाशबीन थे जो उन्होंने सिर्फ टेलीविजन पर ही देखा था। कमांड सेंटर में भी माहौल उतना ही भारी था। सूरी बाहर धधकती आग दिखा रहे बड़े बड़े स्क्रीन के पास खड़ी थी। उसकी बाहें सीने पर कसकर लिपटी हुई थीं। उसने गहरी सांस लेकर सन्नाटा तोड़ा। लगता है अब वे और नहीं रुकेंगे। अमन उसके बगल में खड़ा था। उसकी नजरें क्षितिज को रोशन करती टिमटिमाती लौ पर टिकी थीं। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। सूरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी चिंता उसकी सिकुड़ी हुई भौहों में साफ दिखाई दे रही थी। वह उसके करीब आए और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, डर और चिंता का मिला जुला रूप। अमन उसकी ओर मुड़ा। उसकी नजरें नरम पड़ गईं। उसने उसका हाथ धीरे से दबाया और अपने अंगूठे से उसकी हथेली को सहलाने लगा। उसका स्पर्श उसे सुकून दे रहा था। सब ठीक हो जाएगा, उसने शांत और आश्वस्त स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही उसने उसके चिंतित चेहरे को देखा, उसके अंदर कुछ हलचल मच गई। उसे अपराध बोध का एहसास हुआ, खुद को याद दिलाने वाला एक एहसास। उसने अपने जबड़े को थोड़ा भींच लिया और मन ही मन मंत्र दोहराते हुए बोला, जमीन से जुड़े रहो, अपने अहंकार पर काबू रखो, खुद को मत खोना। ये सब, ये शक्ति, ये प्रभुत्व उसका अपना नहीं था, ये व्यवस्था थी। इसके बिना वह कुछ भी नहीं था। उसने खुद को इस बात का एहसास दिलाया और अपने अहंकार या अति आत्मविश्वास को दूर भगाया। उसे विनम्र, एकाग्र और अनुशासित बने रहने की जरूरत थी। आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ी। हमने काफी आतिशबाजी देख ली है। सूरी की उसके हाथ पर पकड़ थोड़ी ढीली हो गई जब उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भ्रम की झलक थी। अमन के चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया और उसका इरादा साफ था। औरोरा, मैक को बुलाओ, एक शांत, यांत्रिक आवाज ने तुरंत जवाब दिया। आगे बढ़ते हुए अमन ने सूरी का हाथ धीरे से छोड़ा और एक उद्देश्यपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। अब नियंत्रण संभालने का समय आ गया था। अमन अपने कमांड सेंटर में बैठा था। उसकी पैनी नजरें उसके सामने प्रक्षेपित होलोग्राफिक इंटरफेस को स्कैन कर रही थीं। मैक को सुरक्षित कॉल करते हुए उसकी उंगलियां कंट्रोल्स पर घूम रही थीं। अंगूठी कॉल कनेक्ट होने में मुश्किल से कुछ क्षण लगे। मैक दिल्ली में गुप्त अभियानों की निगरानी कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। सुरक्षा और कड़ी निगरानी के बावजूद मैक मंत्रालय की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा था। संविधान भवन के निकट स्थित छोटी सी कार्यशाला के पास तैनात मैक ने तुरंत जवाब दिया, ये प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है और वरिष्ठ मंत्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक स्थल है। कॉल की पृष्ठभूमि में दूर से प्रतिष्ठित बलुआ पत्थर के गुंबद की आकृति दिखाई दे रही थी, जो चारों ओर से कड़ी सुरक्षा से घिरा हुआ था। मैक, अमन ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, तुम्हारी स्थिति क्या है? मैक की आवाज में तत्परता साफ झलक रही थी। बैठक जोरों पर है। चारों तरफ जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। जेड जोड़ श्रेणी के सुरक्षा गार्ड, बख्तरबंद काफिले, ड्रोन गश्त कर रहे हैं और नो फ्लाई जोन लागू है। पहली नजर में संविधान भवन अभेद्य लगता है, लेकिन सुरक्षा में कुछ खामियां हैं। वे निगरानी के लिए बाहरी तकनीक पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। उत्तर पश्चिम सर्विस गेट के पास एक ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि एक पुराना ग्रिड है जिसकी सालों से मरम्मत नहीं हुई है। यही हमारे अंदर जाने का रास्ता हो सकता है। अमन आगे झुका और हर छोटी बड़ी बात ध्यान से सुनने लगा। कौन कौन मौजूद है? सभी प्रमुख मंत्री और शीर्ष अधिकारी, मैक ने जवाब दिया। यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक है। वे जो भी योजना बना रहे हैं वह बहुत बड़ी है। अगर हम उनकी योजना को विफल करना चाहते हैं तो हमें तेजी से काम करना होगा। अमन ने सिर हिलाया। अपनी जगह पर डटे रहो, मैं तुम्हें जरूरी मदद दूंगा। कॉल म्यूट करने के बाद अमन ने औरोरा की ओर रुख किया, जिसका जीवंत प्रक्षेपण उसके बगल में खड़ा था। उसके लाल बाल कमांड रूम की मंद रोशनी के सामने हल्के से चमक रहे थे। औरोरा, अमन ने आदेश दिया, मुझे दिल्ली के बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए। हमारी सेना की स्थिति क्या है? जमीन पर हमारे कितने समर्थक हैं? औरोरा की आवाज शांत और सटीक थी। हमारी सेनाएं दिल्ली के 4 सेक्टरों में रणनीतिक रूप से तैनात हैं, जिनमें कुल 480 सक्रिय ऑपरेटिव हैं।
प्रशासन के भीतर हमारे कुल 12 सहयोगी हैं, जिनमें से 2 रसद विभाग में और 1 प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम में है। वे संकेत मिलने पर आंतरिक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार हैं। अमन ने संभावनाओं पर विचार किया। अच्छा, जनता की प्रतिक्रिया क्या है? अरोड़ा ने आगे कहा, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण संविधान भवन के आसपास सार्वजनिक गतिविधियां न्यूनतम हैं। निगरानी से संकेत मिलता है कि बाहरी इलाके में एक संभावित रैली हो सकती है, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ध्यान भटकाने के लिए किया जा सकता है। अमन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने कॉल बंद करने से पहले योजना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम ऑपरेशन आयरन वेल को अंजाम देंगे। मैक, तुम्हारा लक्ष्य अगले गार्ड रोटेशन के दौरान उत्तर पश्चिमी गेट को तोड़ना है। हमारे दलबदलुओं का इस्तेमाल करके आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को निष्क्रिय करो, प्रतिरोध को बेअसर करो, मंत्रियों को सुरक्षित करो और उनकी योजनाओं से जुड़ी कोई भी जानकारी निकालो। अरोरा, फील्ड टीमों को एन्क्रिप्टेड निर्देश भेजो और आसपास के सभी सेक्टरों को बंद करने की तैयारी करो। मैक, तुम इस ऑपरेशन के प्रभारी हो। आयरन वेल शुरू हो गया है। टीम को ले जाओ, परिधि को भेदो और कोई भी ढीला सिरा मत छोड़ो। यह आज रात खत्म हो जाएगा। मैक का जवाब दृढ़ था। समझ गया सर। आयरन व्हील चल रहा है। जैसे ही उसने कॉल समाप्त की, अमन की निगाहें सख्त हो गईं और जैसे ही होलोग्राम दिल्ली से लाइव फीड दिखाने के लिए स्थानांतरित हुए, उसने खुद से कहा, चलो देखते हैं कि उनका किला वास्तव में कितना सुरक्षित है। संविधान भवन, भव्य संविधान भवन, प्रधानमंत्री का किलाबंद निवास और राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया का केंद्र शक्ति का गढ़ था। उन्नत असॉल्ट राइफलों, उन्नत चश्मों और एक्सोस्केलेटल उपकरणों से लैस विशिष्ट सैनिकों की सुरक्षा में यह इलाका एक ऐसा किला था जो तनाव से भरा रहता था। निगरानी ड्रोन ऊपर मंडरा रहे थे, जबकि बख्तरबंद वाहन परिधि पर गश्त कर रहे थे। हर सैनिक के पास एक न्यूरल सिम कम्युनिकेटर था, जो एक अत्याधुनिक उपकरण था जो उन्हें वास्तविक समय में जोड़ता था। अहाते से थोड़ी दूरी पर मैक छाया में नीचे की ओर दुबका हुआ था। उसका इकोकॉम डिवाइस उसके कान से सटा हुआ था। अपनी जगह पर आ जाओ, उसने धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए आदेश दिया। क्या यातायात को पुनर्निर्देशित करने के लिए सभी यातायात पुलिस मौजूद हैं? जवाब आया, ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों का इस पर पूरा नियंत्रण है। अंधेरी गलियों से भारी कवच पहने, स्टीलथा सूट पहने हुए आतंकवादी निकल आए। उनकी हरकतें सटीक थीं क्योंकि उन्होंने परिसर के चारों ओर एक सुनियोजित पैटर्न में छोटी छोटी धातु की प्लेटें, जो हर एक टैबलेट से बड़ी नहीं थीं, लगा दी। उपकरण आपस में तालमेल बिठाते हुए हल्की नीली तरंगें उत्सर्जित कर रहे थे। एक कर्मचारी ने बताया, सभी प्लेटें अपनी जगह पर हैं। मैक ने अंततः आदेश दिया, सक्रिय करो। प्रतिक्रिया में प्लेटें धीरे से गुनगुना उठी, उनके संकेत आपस में जुड़ गए। कुछ ही क्षणों बाद एक अदृश्य गुंबद बन गया, जिसने सड़कों, परिसर और आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। ऑप्टिक शील्ड एरे प्रकाश को मोड़कर एक खाली, शांत सड़क का आभासी भ्रम प्रसारित करता था। बाहर से पूरा परिसर अप्रभावित दिखाई देता था, एक निर्दोष मृगतृष्णा जो उस अराजकता को छुपा रही थी जो सामने आने वाली थी। चरण 2, मैक ने लड़ाई में उतरने से पहले निर्देश दिया और उस अराजकता की तैयारी करने लगा जो अब भड़कने वाली थी। परिसर के अंदर, परिसर के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कारों से घने धुएं के बादल निकलने लगे और एक साथ धुआं निकलने लगा। पार्किंग क्षेत्र के पास खड़े गार्डों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उनके न्यूरल सिम कम्युनिकेटर अलग से गूंजने लगे। रिपोर्ट, पश्चिमी क्षेत्र में क्या हो रहा है? सुरक्षा कमांडर चिल्लाया। एक दस्ता धुएं से घिरे वाहनों की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, वे एक एक करके ढह गए। एक खामोश गैस ने पल भर में उन्हें निष्क्रिय कर दिया। न्यूरल सिम नेटवर्क खंडित प्रसारण के साथ टिमटिमाया और फिर अशुभ रूप से खामोश हो गया। कम्युनिकेटर बंद हैं, एक गार्ड चिल्लाया और अपने निष्क्रिय गियर पर जोर से थपथपाया। इससे पहले कि वे फिर से इकट्ठा हो पाते, ऊपर हवा में एक तीखी सीटी गूंज उठी। सैनिकों ने अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। उनके उन्नत चश्मे परिसर की ओर तेजी से आ रहे एक प्रक्षेपास्त्र पर नजर रखे हुए थे। मिसाइल आ रही है, छिप जाओ, किसी ने चिल्लाकर कहा। प्रक्षेप्य जमीन पर एक बहरा कर देने वाली धमाकेदार आवाज के साथ गिरा, जिससे एक विद्युत चुंबकीय तरंग निकली जो बाहर की ओर फैल गई। चिंगारियां फूट पड़ी और आसपास के कैमरे, ड्रोन और हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम धराशायी हो गया। इस बीच सैनिक कुछ देर के लिए अकड़ गए। उनके न्यूरल सिम उपकरण जलने लगे और फिर वे भ्रम में जमीन पर गिर पड़े। धुएं से बख्तरबंद सैनिकों की एक लहर उभरी, जो टैक्टिसू TX कवच पहने हुए थे, टिमटिमाती रोशनी में चमक रहे थे और आने वाली गोलियों को आसानी से रोक रहे थे।
लाइन पर डटे रहो। कमांडर ने अपनी राइफल तानते हुए आदेश दिया। गोलियां घुसपैठियों के कवच से टकराकर बिना किसी नुकसान के उछल गईं। आखिर उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक सैनिक ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। शांत रहो। दूसरे ने अपना हथियार फिर से लोड करते हुए जवाब दिया। जोड़ों पर निशाना लगाओ या ज्यादा भारी गोलाबारी का इंतजाम करो।